हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए साइंस का मॉक टेस्ट। और आज साइंस का पहला मॉक टेस्ट है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु खाली स्थान से बंधे होते हैं, यानी कि कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। डायमंड कहने का मतलब आप लोग को पता होगा कि डायमंड मतलब क्या होता है, तो हीरा की बात हो रही है। तो जब हीरा की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हीरा है या फिर जो डायमंड है वो क्या है। कार्बन का क्या होता है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा हो जाएगा, और ऑप्शन में आपको डायमंड या हीरा दिया हुआ रहेगा। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन हो जाएगा, तो हीरा हो जाएगा। उसी तरह और क्या प्रश्न बन सकते हैं, आपसे पूछ सकता है कि इसकी संरचना कैसी होती है। आंसर भी इसका जानेंगे, लेकिन इससे संबंधित और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको जान लेते हैं। तो ये होती है चतुष्फलकीय संरचना। कैसी संरचना, तो चतुष्फलकीय संरचना। और एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। वहीं बात करें, हमसे पूछा है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु, तो ये होता है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आप इस तरह से ध्यान रख लेंगे। देखिए कि 4 यानी कि चतुष्फलकीय संरचना, कार्बन यानी कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप भी होता है। वहीं बात करें और आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि हीरा जो होता है किस किरण के लिए पारदर्शी होता है। तो याद रखिएगा कि हीरा जो होता है एक्स किरण, यानी कि एक्स रेज के लिए क्या होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी होता है, हो सके सेंटेंस के रूप में ही दे दे कि पारदर्शी होता है या फिर अपारदर्शी होता है। तो ध्यान रखिएगा कि एक्स किरण के लिए क्या होता है, पारदर्शी होता है। वहीं बात करें, हीरा जो होता है रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। हीरा क्या होता है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय होता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। वहीं बात करेंगे, आपको ये पता है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ भी कौन सा हो जाएगा, तो हीरा हो जाएगा। तो यहाँ पर वो पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ, या इस तरह से लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो वो है हीरा। ठीक है। और रही बात कार्बन की, जब बात आई है तो कार्बन को सी से सूचित करते ही हैं। और ये क्या है, आवर्त सारणी के पूछ सकता है कि कार्बन जो है आवर्त सारणी का वर्ग, कौन सा वर्ग का सदस्य है, तो ध्यान रखिएगा कि वर्ग 14 का सदस्य है। एक एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि हीरा किसके कारण क्या होता है, बहुत अधिक चमकता है, तो एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा कि हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, अत्यधिक चमकता है, अत्यधिक चमकता है। देख लीजिए कि एक ही प्रश्न से हमें कितनी सारी जानकारियां मिल गई। इसी तरह बढ़ जाएंगे आज के दूसरे नंबर प्रश्न पे। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए है अमोनिया, बी है क्लोरीन, सी है सल्फर डाइऑक्साइड,
और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब बात आती है गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से गैस निकलने की, तब यहाँ आंसर हो जाएगा अमोनिया गैस। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। वहीं बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या करता है, ये फूलों का रंग उड़ा देता है। फूलों, अगर आपसे पूछ दे कि फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी होता है, तो फूलों का रंग उड़ा देती है कौन सी गैस, तो क्लोरीन गैस। और यह दम घोटने वाली, इसी में ऐड करके लिख लीजिएगा क्लोरीन गैस के बारे में कि यह दम घोटने वाली, आपसे किस तरह प्रश्न पूछ दे इसलिए हर रूप से ध्यान रखना है। गंध की क्या है, गैस है। कौन, तो क्लोरीन गैस की बात हो रही है। उसी तरह आपको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करें यानी कि SO2, तो ये आपको पता है कि अम्ल वर्षा में SO2 और कौन NO2 मिलकर ये क्या करता है, अम्ल वर्षा में सर्वाधिक भूमिका निभाता है। और ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में। सर्वाधिक भूमिका निभाता है सल्फर डाइऑक्साइड। और रही बात कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये आपको पता है कि रक्त में, इससे प्रश्न पूछ सकता है कि रक्त में घुलने की क्षमता, रक्त में घुलने की क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड की ही होती है। और ये विषैली गैस होती है, ये आपको पता ही होगी, सबसे अधिक होती है। और आज साइंस का मॉक टेस्ट में पहला सीरीज ही BPSC TRE 4.0 के लिए स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब को मिक्स करके इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन लाया गया है। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो क्या पूछा जा रहा है, एक कार्बन क्रेडिट में क्या शामिल होता है। पहले ऑप्शन चेक करेंगे, 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सी में है 10 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, शामिल होता है। और इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। वहीं आपके मन में आएगा कि कार्बन क्रेडिट होता क्या है, जो ये कार्बन क्रेडिट पूछा गया है। तो कार्बन क्रेडिट की अगर आप जानना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जैसे कि विश्व के विभिन्न देश या फिर जो कंपनियां हो गई, कंपनियां जिनके द्वारा बेसिक रूप से पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और सारा NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। जिनके द्वारा क्या है, ग्रीन हाउस गैस। और आपको पता भी होगा कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो जब इसके उत्सर्जन में क्या हो, कमी, पूरा सेंटेंस के रूप में एक बार लिख देते हैं फिर आपको समझा देंगे। उत्सर्जन में क्या हो, कमी के चलते क्या हो जाए, किए गए एक प्रमाण पत्र किसे कहते हैं, जैसे हम लोग को क्या मिलता है, किसी डिग्री का जो सर्टिफिकेट मिलता है, ओरिजिनल प्रमाण पत्र, उसी को तो बोला जाता है सर्टिफिकेट। तो ये एक प्रमाण पत्र, उत्सर्जन कहिए या फिर कटौती कहिए, यही क्या हो जाता है, ये कार्बन क्रेडिट कहा जाता है, कार्बन क्रेडिट कहलाता है। यानी कि जो विश्व के विभिन्न देश हो गए या फिर जो कंपनी हुआ, उसके द्वारा जो भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है और उसमें जो कमी हो जाता है, तो एक प्रमाण पत्र हो गया या फिर उसमें जो उत्सर्जन हुआ, कटौती हुआ, वही क्या कहला जाता है, कार्बन क्रेडिट कहलाता है, ठीक है। क्रेडिट मतलब ही क्या होता है, कोई चीज़ का क्रेडिट लेना, यानी कि
उसका योगदान लेना। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका बस अर्थ हो गया कि ये होता क्या है। तो बस आप इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर, जो कि होगा चौथा नंबर प्रश्न। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, देख लेते हैं पहले ऑप्शन को बारी बारी से। केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है, नहीं। ऐसे भी एक चीज़ आप क्या नोटिस कर सकते हैं कि जब किसी सेंटेंस में केवल या सिर्फ रहे ना, तो वो ज़्यादातर निगेटिव का सेंस देता है। कुछ क्वेश्चन को आप इस तरह से डील कर सकते हैं। बी में है केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है, जी नहीं। ऑप्शन सी है द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। तो यही है गुरुत्वाकर्षण के नियम में कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है द्रव्यमान रखने वाली किन्हीं दो पिंडों के बीच में होता है। और ऑप्शन डी भी देखिए, केवल दो आवेशित पिंडों के बीच होता है। तो अभी बोले आपको कि जब केवल लग जाए तो कभी कभी वो निगेटिव का ही काम करता है ज़्यादातर चांस में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर बात करें तो अभी हम लोग जाने कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच जो होता है तो उसको किस सूत्र द्वारा जारी किया जा सकता है। तो इसका सूत्र ध्यान रख सकते हैं। सूत्र होता है जी, आपको पता है G(m1 m2) और बटा क्या हो जाता है R²। अब इसमें ये भी जानेंगे कि ये है क्या, किसको किससे सूचित किया गया है। तो जब बात आती है, आपको अच्छे से पता है कि जहाँ क्या हो जाएगा, m1 m2 जो है ये क्या है, दो पिंडों का द्रव्यमान है। दो पिंडों का द्रव्यमान है। ठीक है, और R से क्या सेंस निकलता है, तो R से सेंस निकलता है दोनों पिंडों के बीच की दूरी। दोनों पिंडों के बीच की दूरी ये हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये है क्या। ठीक है, बढ़ जाएंगे अगले नंबर 5 पर। मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है, ध्यान रखना है हमसे, निकट दृष्टि दोष पूछा गया है। ऑप्शन ए है मायोपिया, बी है हाइपरमेट्रोपिया, सी है मोतियाबिंद और डी है प्रेस बायोपिया। तो आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होती है, दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है और इसको एक और नाम से जाना जाता है। वो क्या जाना जाता है, तो मायोपिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कई बार बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछा भी गया है और टीचर वाला बिहार शिक्षक भर्ती में आपको ये सब प्रश्न दिख सकते हैं। सारे साइंस के चुन के प्रश्न लाए गए हैं, बिल्कुल NCERT आधारित। वहीं बात करें दूर दृष्टि दोष की, तो उसमें क्या होगा कि आपको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देंगे और दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। किसको कहा जाता है, दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया। और इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का। तो दोनों को आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। ठीक है, और ये जो है प्रेस बायोपिया, ऑप्शन नंबर सी, मोतियाबिंद तो आप लोग को पता है। प्रेस बायोपिया की अगर बात कर ले तो ये किसको कहा जाता है, जरा दृष्टि दोष को, जिसमें क्या हो, निकट और दूर दृष्टि दोनों का दोष हो, वो आ जाता है जरा दृष्टि दोष में। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, प्रेस बायोपिया तो जाना ही जाता है। एक ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि
अस्टिगैटिज्म, जो कि काफ़ी कम लोगों को जानकारी होती है, तो इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। और सीधे बढ़ेंगे आज के 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। बिल्कुल यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बी में क्या था कि छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अपवर्तित होता है, तो नहीं। बड़ी तरंगदैर्घ्य का परावर्तित होता है, तो ये भी नहीं होता। और छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो होता है कम प्रकीर्णित होता है, इसीलिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य का लाल रंग दिखता है। ठीक है, वही बात करेंगे। और आपसे क्या पूछ सकता है प्रश्न, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे पूछ क्या लिया जाता है आपसे। एक पॉइंट यहाँ पर आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उतना ही प्रकीर्णन उसका क्या होगा, कम होता है, परिकर्णन कम होता है। तो ये एक पॉइंट आप इसके अंदर नोट कर लेंगे। उसी तरह अगर आपसे ये पूछ दे कि प्रकाश के अपवर्तन, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण बताइए या फिर इसके अंतर्गत कौन आते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण जो बार बार पूछा जाता है जिसके अंतर्गत, जैसे हो गया तारों का टिमटिमाना हो गया, या फिर क्या होता है इंद्रधनुष का निर्माण हो गया। ये सब प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर यही आपसे कह दे कि क्या कहता है, जो सूर्यास्त होते हुए सूर्य का लाल होना, क्या ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, तो याद रखिएगा कि ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। इसीलिए आपको मेनली ये एग्जाम्पल बताया गया कि उदाहरण में ये नहीं आता है। चलिए बढ़ेंगे आज के 7वें नंबर प्रश्न की ओर। और यकीन मानिए सारे प्रश्न काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट लाए गए हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न पे, देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है। ऑप्शन ए है मलेरिया। मलेरिया का आपको पता है कि ये पहले तो परजीवी के कारण होता है, और कौन सी परजीवी के कारण ये पूछा जाता है, तो प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण यह होता है, यानी कि जिसको प्रोटोजोआ भी बोलते हैं। प्रोटोजोआ से होता है क्या, मलेरिया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वही प्लाज्मोडियम मादा जो कि एनाफिलीज मच्छर, कौन सा मच्छर, तो एनाफिलीज मच्छर जो क्या करता है, शरीर में आश्रय लेता है और उसके द्वारा डंक के द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर ये बीमारी दे देता है। ठीक है, वही बात करेंगे। अगर जो पूछ रहा है हमसे ऑप्शन में क्या है कि तीव्र गति से फैलता है, तो ये तीव्र गति से कौन फैलता है, प्लेग। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और प्लेग की बात करें तो ये भी जीवाणु के कारण होता है। कौन सा जीवाणु से, तो पास्चुरेला जीवाणु से, पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही बात करें कि यह रोग का जो संक्रमण है ये किस में पाया जाता है, तो ये चूहा में। किस में, तो चूहा में पाया जाने वाला ये संक्रमण है, कौन सा,
प्लेग रोग। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे एक और देख लीजिएगा, जो कोढ़ है इसका भी पूछ लिया जाता है कि ये भी तो जीवाणु जनित ही रोग है। कौन जनित रोग है? तो जीवाणु जनित। और किसके कारण? कौन जीवाणु? तो माइकोबैक्टीरियम क्या हो जाएगा? लेप्री नामक जीवाणु से होता है क्या? कोढ़। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे। और अगले प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग को बता दें कि सॉल्यूशन बाय पीजे हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको यहाँ बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हर सप्ताह एक विशेष विषय का क्या मिलेगा? महामैराथन क्लास। और आपको महामैराथन क्लास में साइंस का और हिस्ट्री का कराया गया है 3 घंटे लगातार सारे टॉपिक को कवर करके, इम्पॉर्टेंट वाले को। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आपको बिल्कुल सभी विषय का क्लास जो है विस्तार में इसी तरह से कराया जाएगा। और सारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही होगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। महामैराथन क्लास जो है बिल्कुल देखना ना भूले, आपको अच्छी लगेगी और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प भी करेगी। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ज़रूर क्वेश्चन दिखेगा एग्ज़ाम में। और ख़ास करके जो बिहार शिक्षक भर्ती वाले हैं वो जाके ज़रूर देखें। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आ गया है हमारा 8वां नंबर प्रश्न। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है निषेचन, बी है विखंडन, सी है बीजांड द्वारा प्रजनन, डी है पुनर्जनन। तो ये हो जाएगा क्या? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जनन की क्या होती है? दोनों में क्षमता होती है। ठीक है, और ये किस जीव के अंतर्गत आ जाते हैं, किस संघ के अंतर्गत? तो आप ध्यान रख सकते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, जो कि काफ़ी कम लोगों को ध्यान रहता है, तो नोट डाउन करना ना भूलेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, और इसमें अगर इस संघ की बात कर ले तो और कौन कौन सा जीव आ सकते हैं उसका नाम भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है। तो जैसे प्लेनेरिया तो हो ही गया, प्लेनेरिया हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया। एक ध्यान रखिएगा टीनिया भी पूछ दिया जाता है, सिस्टोमोसा भी होता है, फैसिओला भी होता है। क्या होता है? फैसिओला। ठीक है, ये सब आदि प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप इसमें ध्यान रख सकते हो। वहीं स्पाइरोगाइरा की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये क्या है? एक हरा शैवाल है, एक हरा शैवाल है। कौन? तो स्पाइरोगाइरा। इसलिए इसको हरा शैवाल तो है, लेकिन इसको नाम क्या दिया गया? सफ़ेद रेशम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सफ़ेद रेशम भी कहा जाता है। तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नींद न आने के लिए क्या पूछ रहा है कि नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है इनमें से? तो जिनको जिनको नींद नहीं आता है उनके लिए डॉक्टरी शब्द याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है सोमनेबुलिज्म, बी है इंसोम्निया, सी है हेलुसिनेशन, डी है निक्टोर्निया। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंसोम्निया। यानी कि जिनको नींद नहीं आता उनके लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है इंसोम्निया। ठीक है, वहीं पे अगर और इसमें क्या हम जान सकते हैं, इसमें डायरेक्ट इसका आंसर ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से अगर आपसे पूछ दे कि एक होता है कि कल्पना को समझने वाला, कि कोई चीज़ इमेजिन कर लिए, कल्पना को सच समझने वाला, कल्पना को
सच समझने वाला स्थिति को क्या कहा जाता है? डॉक्टरी शब्द में ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, सिजोफ्रेनिया। क्या कहा जाता है उसको? तो सिजोफ्रेनिया। और ज़्यादातर ये होता है किसमें? तो युवा वर्ग के लोगों में। किसमें? तो युवा वर्ग के लोगों में। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि उच्च रक्तचाप जो बढ़ जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग का सेंस दे दिए, यानी कि बढ़ना, तो इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। कहता है ना कि ज़्यादा टेंशन लीजिएगा, ज़्यादा हाइपर होइएगा तो बीपी आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो वही हो जाता है हाइपरटेंशन। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे, और नोट डाउन आप लोग ज़रूर करिएगा। आपका खुद का नोट्स तैयार होगा और अच्छे से आप ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, आ जाएंगे आज के 10वें नंबर प्रश्न पे। पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो इसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और एक खोज एवं खोजकर्ता ज़रूर पूछता है, जो कि आपको हम पढ़ा भी चुके हैं टॉनिक टॉपिक में, तो आप लोग प्लेलिस्ट एटलीस्ट एक बार चेक तो कीजिए। ऑप्शन ए है थॉमस एडिसन, बी है रिचर्डसन, सी है J.A. फ्लेमिंग और डी है लीड फॉरेस्ट ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? थॉमस अल्वा एडिसन इनका पूरा नाम था, जिन्होंने तापयानिक बल्ब का क्या किया था? आविष्कार किया था। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, जो कि काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और आपसे क्या पूछ सकता है? एक ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है कि डायनामाइट के खोजकारक या फिर आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल। जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है, वो ही आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आपसे और क्या पूछ सकता है? एक काफ़ी बार पूछ लिया गया है, क्या? पेनिसिलिन जान ही गए, परमाणु बम का खोज करता है। परमाणु बम का खोज करता है, तो ये हो जाएगा ऑटो हॉर्न। कौन हो जाएगा? ऑटो हॉर्न। सारे केमिस्ट्री के खोज करता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पढ़ा भी चुके हैं आपको टॉनिक टॉपिक के अंतर्गत। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि पोलियो का टीका का खोज करता, पोलियो टीका का खोज करता, तो कौन हो जाएगा? जॉन ई साल्क। जॉन ई साल्क। कई बार आप लोग को हम पढ़ा भी चुके हैं। चलिए आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न रहेगा और आपको उसका जवाब देना है, तो आपसे भी एक पूछ लिया जाए। आपको ये बताना है कि टेलीग्राफ के खोजकर्ता कौन थे? आप लोग से आशा रहेगा कि सारे लोग जवाब देंगे। और बढ़ जाएंगे आज के अगले प्रश्न पे। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या है? ऑप्शन ए है ओडोंटोलॉजी, बी है ऑर्निथोलॉजी, सी है फिनोलॉजी या डी है कॉस्मोलॉजी। तो दांतों का अध्ययन से संबंधित विज्ञान हो जाएगा ओडोंटोलॉजी। और जीव विज्ञान की शाखा में सारा आपको अध्ययन हम पढ़ा चुके हैं। आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ा दिया जाता है, प्लस आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे अभी आप लोग साइंस का देख रहे हैं इतने डिटेल के साथ, तो हर विषय का कराया जाएगा। प्लस आपको मैराथन भी दिया जाएगा। तो आप लोग जितना हो सके चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसी तरह और कौन कौन सा अध्ययन आपसे पूछ सकता है? एक पूछ लिया जाता है ओडोंटोलॉजी, तो जान ही गए। अगर आपसे पूछ दे हड्डी का अध्ययन या फिर अस्थि का अध्ययन, तो ये क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, उसी तरह अगर आपसे पूछ दे स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी, तो ये किसका अध्ययन हो जाता है? स्पर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन। बीजों का अध्ययन। बीजों का अध्ययन। और पूछ सकता है आपसे
क्या पूछ सकता है, कई बार पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी तो ये क्या हो जाएगा, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, फल का अध्ययन, फलों का अध्ययन। ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी तो इसमें किसका अध्ययन करेंगे, डेंड्रोलॉजी में तो वृक्षों में भी किसका, झाड़ी का अध्ययन करेंगे, यानी कि वृक्षों में झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों में क्या होगा, झाड़ियों का अध्ययन। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम क्या पाते हैं। ऑप्शन ए है एसिटिलीन, बी है मेथिल अल्कोहल, सी है मीथेन या डी है एथिल फॉर्मेट। तो हम जो पाते हैं वो क्या पाते हैं, एथिल फॉर्मेट। तो ऑप्शन नंबर डी। और आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि एथिल फॉर्मेट किसको गर्म करने पर हम पाते हैं, और ऑप्शन में आपको इसका कॉम्बिनेशन दिया रहेगा। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नोट डाउन जरूर करिएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो ये इसका क्या होता है सूत्र, KOH, जो कि पोटेशियम को K से सूचित किया जाता है और हाइड्रोक्साइड को OH से। और इसका उपयोग जो होता है किसका, तो KOH का उपयोग जो प्रयोगशाला में अगर बात करेंगे, लेबोरेटरी में, तो क्या होता है, प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में होता है, प्रतिकर्मक के रूप में होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। वहीं बात करें मुलायम साबुन के निर्माण में भी क्या होगा, मुलायम साबुन के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी उपयोग होता है। चलिए बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पर। हाँ, अगर एक पॉइंट आप यहाँ पर और नोट डाउन क्या कर सकते हैं, चूँकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात चल रही है, तो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्या कहता है, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है, अवशोधक भी है। क्या है, तो अवशोधक भी है। चलिए बढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर, जो किया गया है 13वां नंबर प्रश्न। और सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें जरूर। रक्त किस ऊतक का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है मांसपेशीय, बी है स्नायु संबंधी, सी है संयोजी और डी है उपकला। तो आपको पता होगा कि रक्त है जो संयोजिक ऊतक का एक प्रकार है। ठीक है। अगर संयोजी ऊतक की बात करें तो आपको पता है कि यह एक प्रकार का क्या है, जैविक ऊतक है, जो शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों को सहारा देता है, जोड़ता है, अलग करता है। अगर इसका उदाहरण के रूप में बात करें हम संयोजी ऊतक के, तो क्या क्या हो जाएगा, उदाहरण के रूप में अगर हम बात कर लें तो जैसे कंडरा हो जाता है, क्या कांड्रा भी लिखा रहेगा, उपास्थि हो गया, या फिर क्या कहता है रक्त हो गया, स्नायु बंधन हो गया। ये सब इसी का उदाहरण है, संयोजी ऊतक के उदाहरण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। वहीं बात करें कि रक्त की जब बात आई है तो रक्त से आपसे pH मान काफ़ी बार पूछ सकता है कि pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। और ये हल्का सा क्या होता है, क्षारीय होता है, हल्का सा क्षारीय होता है। pH मान, अम्ल, क्षार, लवण सब आपको हम टॉपिक वाइज में पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन भी करवा चुके हैं, तो आप लोग देखिएगा तब ना। वहीं बात करें अगर रक्त का, अगर रक्त की और क्या पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या आपको पता होगा कि रक्त का 2 प्रमुख घटक होता है, 2 प्रमुख घटक होता है। कौन कौन सा, प्लाज्मा और कौन हो जाएगा, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं ये क्या है, रक्त का 2 प्रमुख घटक के अंतर्गत आती हैं। वहीं बात करें अगर रक्त का कितना % भाग,
रक्त का 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा। और इसी में क्या ऐड कर सकते हैं कि 45% भाग जो होता है रक्त कणिकाओं का बना होता है। रक्त कणिकाओं का क्या होता है? बना होता है। एक एक पॉइंट जो आपको लिखा जा रहा है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में प्रश्न आपको दिखेंगे ज़रूर, और सारे विषय के आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे इसी डिटेल के साथ। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया है? स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में, माफ़ कीजिएगा ये क्वेश्चन दोबारा एक बार आ गया है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक में हो जाता है, तो इस पे टाइम देंगे नहीं क्योंकि इसका हम लोग पहले कर चुके हैं, पुनर्जनन के द्वारा होता है। सीधे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न आ गया है, अस्थि के आधार द्रव्य ओसीन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो अस्थि में क्या होता है? ओसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, और उसी में पूछ दिया गया है कि कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। 34%, 32%, 62% या फिर 48%। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमसे क्या पूछा गया है? अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ जब पूछेगा तो 62%, तो ऑप्शन नंबर सी। लेकिन वही पूछता कि कार्बनिक पदार्थ का परसेंटेज क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ का तब कितना होता है? 38%। तो ये आप ध्यान रखेंगे, दोनों का पूछा जाता है। वहीं बात करें अस्थि का बात आया है, तो अभी हम लोग जाने कि अगर अस्थियों का अध्ययन पूछते तो क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। और देख ही रहे होंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के प्रश्न डाले गए हैं। वहीं बात करें अगर अस्थि का, तो ये किस फॉस्फेट का बना होता है? तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का क्या होता है? अस्थि बना होता है, बना होता है। डेली के मॉक टेस्ट में आपको 21 प्रश्न ही रहेंगे, लेकिन आप खुद देखिए कि कितने सारे प्रश्नों की जानकारियाँ आपको मिलती है। ठीक है, चलिए बढ़े जाएंगे सीधे अगले प्रश्न पे, जो कि आ गया है 16 नंबर प्रश्न। और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करना ना भूलेंगे। आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी आपको सारे विषय के मैराथन से लेकर मॉक टेस्ट सारे चीज़ कराए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल होने वाला है। 16 नंबर प्रश्न पे बात करें, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोजकर्ता ही पूछ दिया जाता है। तो खोजकर्ता में नाम ध्यान रख सकते हैं, नॉल एवं रुस्का। क्या ध्यान रख सकते हैं? नॉल एवं रुस्का। ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन तथा अन्य मूल कण को देख सकते हैं, नहीं। जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना को देख सकते हैं, या फिर मानव अमाशय का भीतरी भाग, तो नहीं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के। मानव नेत्र का भीतरी भाग, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जीवाणुओं और विषाणुओं की संरचना को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या कर सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें आप इसका क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, और चैनल का नाम ध्यान भी रख लीजिएगा, सॉल्यूशन बाय पीजे, जिसमें आपको हर जीके जीएस के प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा बिल्कुल विस्तार से। निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है Li, Mg, Ca, ये सब सारे संकेत है। लिथियम, मैग्नीज, कैल्शियम, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सब क्या है? आपका संकेत के रूप में दिया हुआ है। सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, फेरस, ये सब दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
ये ऐसे तत्व हैं जो समूह के समान वर्ग से संबंधित हैं, लिथियम, सोडियम और क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, वही बात करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। और किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ये आ जाते हैं 1 का ए आवर्त। इस तरह से रख सकते हैं कि समूह 1 का ए के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और ये क्षार धातु में रासायनिक तत्व, कौन सी धातु में, तो क्षार धातुओं में ये सब रासायनिक तत्व हैं, रासायनिक तत्व हैं जो कि वर्ग 1 का गठन करते हैं। और किस ब्लॉक में स्थित होते हैं, तो एस ब्लॉक में, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया। और जो सभी समूह होते हैं एक का ए में जो होते हैं, इसको कहते हैं क्षार धातु, और बहुत ही अभिक्रियाशील भी होते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर आपसे पूछे कि समूह 2 में क्या होते हैं, समूह 2 का ए में संबंधित तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सब ये सब बस क्रम में आप लिख के ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग जो भी एनसीईआरटी डिटेल से पढ़े होंगे उनको पता होगा और आवर्त सारणी से पता भी होगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई क्या होती है, मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है राडार, बी है सोनार, सी है अल्टीमीटर, डी है वेंचुरी मीटर। तो जब बात आई है, आपको ये भी हम पढ़ा चुके हैं कि किसको कौन यंत्र से मापा जाता है। यहाँ हमसे पूछा गया ध्वनि तरंगों का प्रयोग करेंगे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार के द्वारा। ठीक है, वहीं राडार की जब बात आई है, तो राडार क्या करता है, ये दूर से आने वाले वायुयान की गति और क्या करता है, दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र है। कौन, तो सोनार दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र है। ठीक है, उसी तरह से और अगर किसकी बात करें जो पूछ सकता है आपसे, तो ये अल्टीमीटर पूछ सकता है। तो अल्टीमीटर से क्या होता है, विमान की ऊंचाई मापने में, विमान की ऊंचाई मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक ध्यान रखिएगा, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, ए मीटर, कौन मीटर, ए मीटर, जो कि क्या करता है, विद्युत धारा को, तीव्रता को मापता है, ए मीटर। वहीं और क्या बात कर सकते हैं, फैदोमीटर। देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से प्रश्न रहता कि समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा फैदोमीटर। और ये सब आपको टॉनिक टॉपिक में पढ़ा दिया गया है। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे, देखेंगे हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। और फिर से आप लोग से एक बार कहना चाहेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती वाले जो भी तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तो हर सप्ताह आपको एक विशेष विषय का क्या मिलेगा, महामैराथन क्लास। और इसमें आपको साइंस और क्या कहता है, हिस्ट्री का मैराथन क्लास 3 घंटे लगातार कराया गया है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लगभग कवर कर लिया गया, तो आप लोग देख सकते हो, वो भी फुल डिटेल के साथ। और आगे भी आपको मैराथन मिलते रहेंगे हर सप्ताह, और सारे विषय का बिल्कुल आपको जो है एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी तरह बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे। लयन काय की खोज के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए है 1972, बी है 1973, सी है 1974 या फिर 1975।
तो इसको जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1974 में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और लयन काय किसको बोला जा रहा है, तो लाइसोसोम की बात हो रही है। किसकी, तो लाइसोसोम की, जिसके खोजकर्ता कौन हो गए, तो डी डुबे, ये ध्यान रखिएगा। और क्या पूछ सकता है, इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली की संज्ञा किसे प्राप्त है, तो लाइसोसोम को ही प्राप्त है। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें, ये सब भी आपको हम फुल डिटेल्स के साथ चैप्टर वाइज में करा चुके हैं। वहीं इसका कार्य की अगर बात कर ले, सेंटेंस के रूप में कभी कभी कार्य पूछ लेता है, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, लाइसोसोम जो है कोशिकांग नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है। कैंसर के निर्माण में कौन मदद करता है, तो ये लाइसोसोम मदद करता है। वहीं इसका और कार्य की अगर बात करें, तो ये बाह्य कोशिकाएं पदार्थों का पाचन करता है। एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि कोशिका विभाजन में भी ये सहायता करता है। कोशिका विभाजन में भी क्या करता है, सहायता करता है। और सारे चुन के प्रश्न लाए गए हैं, तो आप लोग वीडियो मिस मत कीजिएगा। वहीं बात करें कि इसको अगर बात करें, तो ये अधिकतर जंतु कोशिका में मुख्य रूप से, जैसे किस तरह से लिख सकते हैं, सुन के भी लिख लीजिएगा कि लाइसोसोम अधिकतर जंतु कोशिका में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिका, जैसे कि क्या हो गया, अग्नाशय हो गया, यकृत हो गया, मस्तिष्क हो गया, या फिर थायराइड हो गया, गुर्दा हो गया, ये सब आदि में क्या होता है, पाया जाता है। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है, तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को जो कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि ये सूजन जो है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन, कहने का सेंस ये हो गया ब्रोंकाइटिस का मतलब कि बड़े और मध्यम आकार में, यानी कि फेफड़ों की सूजन को ही कहा जाता है। ठीक है। उसी तरह हेपेटाइटिस की अगर बात करें, तो ये यकृत की सूजन है। किसकी सूजन है, तो यकृत की सूजन। ठीक है, तो आप ये चीज़ इसमें ध्यान रख सकते हैं, पूछ सकता है। और ये विषाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस की अगर बात करेंगे, तो विषाणु जनित रोग है। और वीडियो आपको कैसा लगता है, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। वहीं बात करेंगे क्या है, आइराइटिस। तो आई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आँख के मध्य झिल्ली में सूजन। आँख के मध्य झिल्ली में जो सूजन हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, आइराइटिस। ठीक है। उसी तरह ऑप्शन डी है गैस्ट्राइटिस। तो ये क्या होता है, अमाशय के भीतरी दीवार में सूजन के कारण, भीतरी दीवार में जो सूजन हो जाता है, उसको कहते हैं गैस्ट्राइटिस। इसी तरह बढ़ जाएंगे आज के अगले प्रश्न पे, जो कि होगा अंतिम प्रश्न। क्या है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण, साइटोलिसिस, या फिर डी प्लाज्मोलिसिस, या फिर सिर्फ प्लाज्मोलिसिस। तो इसको कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। कहने का सेंस ये हो गया कि यदि पौधों को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा, तो कोशिकाएं जो है वो पानी खो सकती हैं, और ये क्या हो सकता है, प्लाज्मोलिसिस हो सकता है। और यही हमसे पूछा भी गया था। और अगर ये हो जाता है, तो क्या होता है, कोशिका मृत्यु हो सकती है। कोशिका मृत्यु हो सकती है।
यानी कि पौधे की मृत्यु हो सकती है। अगर इसकी रोकथाम की बात करें कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, यानी कि रोकथाम तो कुछ होगा ना, तो जैसे कि पौधों को नियमित रूप से पानी देना, नियमित रूप से पानी देना। कभी कभी ये सब आपको क्वेश्चन सेंटेंस के रूप में दे देगा। ये क्या है, प्लाज्मोलोसिस को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। और हो सकता है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखना, मिट्टी की नमी को बनाए रखना, ये भी इसका रोकथाम में बनाए रखना। ठीक है, ये रोकथाम के अंतर्गत ही आता है। उसी तरह से रोकथाम में आप छाया प्रदान करना, यानी कि गर्म मौसम में छाया प्रदान करने से पानी के नुकसान को कम किया जा सकता है। तो आज के सेशन में इतना ही। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा सेशन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।